हमारा जो अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। उसका हम एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे और उसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि एक फर्म है ना, ABC लिमिटेड एक फर्म है, ठीक है। इसमें कितने पार्टनर हैं? 1, 2 और 3। A, B और C 3 पार्टनर है। इन्होंने मिल करके ABC लिमिटेड जो है वो खोली। अब इनको लगा कि भाई हम में से अगर किसी एक की डेथ हो जाए या हम में से कोई एक रिटायर हो जाए तो हमको उसको एक लमसम अमाउंट हमको उसको पेड करना होता है। लमसम अमाउंट पेड करने से क्या होता है कि ये जो 2 पार्टनर बचे हुए पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल जो है वो कम हो जाती है। लमसम अमाउंट पेड करना होता है मतलब इसका जो कैपिटल है वो तो देना ही है, हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमको इसका जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट है वो भी इसको भी पेड करना पड़ता है। उसके अलावा एसेट में जो इसकी हिस्सेदारी रहती है वो भी इसको देना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसको पेड करनी है, तो इसके लिए क्या होता है, एक लमसम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जो अगर ये पॉलिसी ना ख़रीदी जाए तो ये जो अमाउंट है ये B और C को बेयर करना पड़ेगा। B और C को बेयर करना पड़ेगा तो इनकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। और ये ये इनको इनके गेनिंग रेशो के आधार पर बेयर करना पड़ेगा। मतलब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे कि वो क्या होता है कि जैसे कि हम पॉलिसी ख़रीदते हैं तो जैसे पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर एंटर होता है तो हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाते हैं। उसी तरह से अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो भी हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाते हैं, क्योंकि वो पार्टनर अलग हो जाता है। तो इस समय क्या है, इनको एक बहुत बड़ा अमाउंट इस A को पेड करना है। तो क्या करते हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी ख़रीद लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर इन्होंने ख़रीद ली है तो इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा कि जैसे कि इन्होंने मान के चलते हैं, इन्होंने 1 लाख रुपए की इन्होंने पॉलिसी परचेज़ की। कितने? 10 साल के लिए। और डिसाइड हुआ कि 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से इनको प्रीमियम पेड करना है। अब ये जो प्रीमियम इनको पेड करना, तो ये जो प्रीमियम ये पेड करेंगे तो ये प्रीमियम जो है इसको किस आधार पर किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू है उसको निकालने के लिए, मतलब उसमें जो रिटायर पार्टनर है या डेथ जिस पार्टनर की हो गई है उसका हिस्सा निकालने के लिए वो ये देखा जाएगा कि ये जो प्रॉफिट जो प्रीमियम है इसको ये किस आधार पर ट्रीट कर रहे हैं। तो अब जैसे कि यहाँ तक तो हो गया कि हम 10,000 रुपये प्रीमियम भर रहे हैं। अब ये जो सरेंडर वैल्यू क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। तो सरेंडर वैल्यू जो है, अब जैसे 1 लाख रुपए हमने प्रीमियम के 1 लाख रुपए की हमने पॉलिसी ली और 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से हम प्रीमियम जमा कर रहे हैं। तो जब ये 10 साल बाद जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो उस समय इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी इसका ऐड ऑन होते जाएगा और ये मान के चलो कि 1,25,000 की पॉलिसी इसको मिलती है। तो ये जो 1,25,000 की पॉलिसी जब इसको मिलेगी तो ये पॉलिसी 1,25,000 इसको कब मिलेंगे, जब ये एक्सपायर हो जाएगी पॉलिसी तब, या फिर इन पार्टनर में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी तब ये 1,25,000 रुपये इसको मिलेंगे। बट अगर ये पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस समय क्या करना पड़ता है कि अब चूँकि ये पार्टनर रिटायर हो गया है
तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस मतलब ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की इन्होंने खरीदी थी पॉलिसी, तो इसको हम ये कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसको हमको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो गया तो पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो पेड करने के लिए क्या हो जाएगा, फिर जो दोनों बचे हुए पार्टनर हैं उन पर इसका बर्डन बढ़ जाएगा। और चूँकि वो जो एक पार्टनर जो रिटायर हो रहा है पार्टनर या जिसकी डेथ हो गई पार्टनर, उसको इसका हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या करते हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ये जो पॉलिसी है इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, और डिसकंटिन्यू करने के बाद क्या करते हैं कि उनका जो सर्टिफिकेट होता है लाइफ पॉलिसी का उसको मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में इसको सरेंडर कर देते हैं, जमा कर देते हैं। और उस समय तक की जो वैल्यू है उस हिसाब से एक सरेंडर वैल्यू इनको मिलती है, पूरी वैल्यू इनको नहीं मिलती है। तो ये जो सरेंडर वैल्यू उनको मिलती है, तो ये सरेंडर वैल्यू में ये जो प्रीमियम इन्होंने 10-10 हज़ार का जमा किया है, इस सरेंडर वैल्यू में ये जो प्रीमियम है इसका जो ए का हिस्सा है वो ए ने मतलब ए ने भी तो इस प्रीमियम में ये जो 10 हज़ार का प्रीमियम है इस प्रीमियम में ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है और सी का भी हिस्सा है। इसको इन्होंने 5:3:2 के हिसाब से इन्होंने जमा किया है। तो ये जो सरेंडर वैल्यू इनको मिलेगी, मान के चलते हैं कि इनकी सरेंडर वैल्यू इनको मिली 80,000 रुपये। तो ये जो 80,000 की सरेंडर वैल्यू इनको मिलेगी, तो ये जो तीनों पार्टनर हैं इन्होंने 5:3:2 के रेशो में अगर इन्होंने अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किया हुआ है तो इसको 5:3:2 के रेशो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो उस समय अब जो कुछ कंडीशंस बनती हैं कि भाई अब सरेंडर वैल्यू की भी हमारी बात हो गई कि सरेंडर वैल्यू क्या होगी और उसको हमको किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब हम आगे चलते हैं कि इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ कंडीशन है। देखो सबसे पहले तो ये क्या बोलता है कि जो प्रीमियम ये पेड करते हैं उसको हम ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो मतलब ट्रीट करते हैं तो क्या होगा कि जो जब हम इसको ट्रीट करेंगे जब हम इसको ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे तो हम इसका जो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो किस तरह से करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री हम किस तरह से बनाएंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट 10,000 टू ऑल पार्टनर्स 10,000 जो है ये डेबिट और क्रेडिट जाएगी। 1 मिनट, ये जो है सबसे पहले तो इसको मिटा दिया जाए, दिख नहीं रहा। तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट 10,000 टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़ ये क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम इन्होंने पेड किया है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। अब ये जो हमने ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो ये बना लिया हमने, तो इसको सबसे पहले तो हमको इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको किस तरह से दिखाएंगे। तो सबसे पहले जब हम इसका प्रीमियम पेड करेंगे तो क्या किस तरह से दिखाएंगे, प्रीमियम पेड करेंगे तो इसको हम दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट क्या गड़बड़ कर रही है। जब प्रीमियम पेड करेंगे तो हम इसको दिखाएंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट
और उसके बाद अब ये जो हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो ये पेमेंट किया है, ये हमने कर तो दिया है, लेकिन ये जो पेमेंट है ये किन किन ने किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो लाइफ जॉइंट पॉलिसी का प्रीमियम 10,000 इन्होंने भरा है ना, ये किसने भरा है, सभी पार्टनर्स ने भरा है। तो हम इसको, ये जो एंट्री है इसको क्लब भी कर सकते हैं। तो क्लब करेंगे तो क्या बनेगी एंट्री, तो जब हम इस एंट्री को क्लब करेंगे तो ये एंट्री बनती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट। 10,000 जो हैं ये डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है कि हमने जब प्रीमियम इसका पेमेंट किया था तो सभी पार्टनर्स ने पेमेंट किया था। तो जब हमको ये जो सरेंडर वैल्यू मिलेगी, तो उस समय हमको ये जो सरेंडर वैल्यू है इसको सभी पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो जब हम इसको सभी पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो इसकी जो जनरल एंट्री हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, अभी क्या बोल रहा है ये कि हमने खाता खोला हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, हमको अभी सरेंडर वैल्यू नहीं मिली है। तो इसकी जो सरेंडर वैल्यू नहीं मिली है तो हम इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितनी भी सरेंडर वैल्यू है उसको हम डेबिट करेंगे और ऑल पार्टनर मतलब तीनों पार्टनर्स जितने भी हैं उनके कैपिटल, उनके शेयर के हिसाब से उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब इसको हम बैलेंस शीट में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, तो जब हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट बनाते हैं और उसका जो अगर डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस हुआ मतलब कि हमको अभी तक पॉलिसी मिली नहीं है, डेबिट बैलेंस हुआ तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट जो है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, तो उसको हम एसेट साइड में दिखाते हैं, एसेट साइड में शो करते हैं, क्योंकि पॉलिसी हमको मिलने वाली है बट अभी मिली नहीं है, सॉरी सरेंडर वैल्यू मिलने वाली है बट अभी मिली नहीं है। इसी तरह से अगर हमारी जो सरेंडर वैल्यू है वो हमको नहीं मिली है और लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी का जो अकाउंट है इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो उसको हमने बंद कर दिया है। अगर हमने अकाउंट बंद कर दिया और हमको सरेंडर वैल्यू भी नहीं मिली है तो उस समय हम जो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, अगर कोई हमारा पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है तो क्या करते हैं कि जो लाइफ पॉलिसी का जो अकाउंट है उसको हम सभी पार्टनर्स के नाम से उसका जनरल एंट्री उसकी बनाते हैं। तो लाइफ जितनी भी सरेंडर वैल्यू मतलब मिलने वाली वैल्यू रहती है उससे उसको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि मिली नहीं है, मिल जाती तो वो क्रेडिट हो जाती, क्योंकि वो एक लमसम अमाउंट है तो वो हमारे लिए एक कैपिटल नेचर का जो गेन या प्रॉफिट कह सकते हैं हम उसको। तो जब चूँकि मिली नहीं है तो ये लाइफ जॉइंट पॉलिसी अकाउंट जो है वो सरेंडर वैल्यू से डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा तीनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उनके तीनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, है ना, वो अगर कोई मतलब जब रिटायरमेंट हो गया किसी पार्टनर का तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं
तो जब बचे हुए पार्टनर्स जो हैं वो इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उस समय क्या बनेगा, तो उस समय बनेगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उनके जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने कैलकुलेट किया होगा उस आधार पर, या गेनिंग रेशो जिसको हमको बोलते हैं, उस आधार पर ये डेबिट हो जाएगा टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये कब हो जाएगा, जब हमारे जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो इसको क्लोज करते हैं। मतलब जब पार्टनर रिटायर हुआ उस समय इनको जो अकाउंट है, अमाउंट जो सरेंडर वैल्यू नहीं मिली थी उस समय ड्यू थी, बाद में मिली है, तो बचे हुए पार्टनर्स ने क्या किया है कि अपने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आधार पर इसको डिवाइड कर लिया है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को क्रेडिट कर दिया है। अब बचे हुए ये नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आधार पर बचे हुए पार्टनर्स ने इसको डिवाइड कर दिया। मतलब इन्होंने जो पार्टनर रिटायर हो गया है उसको एक लमसम अमाउंट इस सरेंडर वैल्यू के शेयर के अगेंस्ट उसको पेड कर दी है। अब जब हम इसका प्रॉफिट बैलेंस शीट में हम इसको किस तरह से दिखाते हैं, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बना, ये जो बैलेंस शीट में हम इस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि जो अकाउंट है ये तो बंद हो गया है ना। इन्होंने क्या किया कि लाइफ पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू थी वो आपस में बांट ली और अकाउंट को बंद कर दिया। क्योंकि ये लाइफ पॉलिसी यहीं पर ख़त्म हो गई है तो इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। अब अगला आता है कि व्हेन जॉइंट इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस इज़ नॉट शो इन द बुक्स एंड सरेंडर वैल्यू टू बी अकाउंटेड फॉर द थ्रू आउट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। मतलब जो इंश्योरेंस की जो सरेंडर वैल्यू है वो हमको बुक में नहीं दिखा रहा है, बट जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पार्टनर्स के अकाउंट से ये उनके अकाउंट के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला बनाएंगे हम क्या है कि सबसे पहले हम जब इसका कैपिटल अकाउंट के आधार पर इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या हुआ कि अभी हमको वैल्यू तो मिली नहीं, सरेंडर वैल्यू अभी ड्यू है, बट हमने क्या किया, हमारा जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसको हमने क्या किया कि उसके हिस्से का जो सरेंडर वैल्यू थी उसको हमने, हमारा जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आधार पर उसको डिवाइड कर लिया और उसको अपनी कैपिटल से उसको उसका पेमेंट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, ये ए रिटायर हो गया और इनको सरेंडर वैल्यू 80,000 मिली थी, तो और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 था, तो 80,000 का आधा 40,000 रुपये जो है ये ए को मिलने थे। चूँकि ये मिले नहीं, मतलब सरेंडर वैल्यू अभी आई ही नहीं है, तो ये जो बी और सी हैं इन्होंने क्या किया, ये 80,000 जो है इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन्होंने डिसाइड किया था उस रेशो के आधार पर ये जो 40,000 इनको मिलने थे उसको डिवाइड कर लिया और उतना अमाउंट इन्होंने अपने अपने कैपिटल अकाउंट से इसके जो एक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या है, तो ये है पहली कंडीशन कि जब हम हमारा जो प्रीमियम है उसको हम एज अ एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंसेस के रूप में अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो हम उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं उसको हम किस तरह से हमारी बुक्स में शो करेंगे। अब अगला जो सेकंड केस है कि अगर हम प्रीमियम को कैपिटल एक्सपेंसेस के रूप में देखते हैं या उसको शो करते हैं
तो हम उसको क्या करते हैं, हमको उसको एसेट मानना पड़ता है और उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो अब इसको ये जो है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।